क्लास 11th हिंदी मीडियम। आज आपके ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स में आप लोगों का चैप्टर 8 काफ़ी पीछे ऑनलाइन क्लास से चल रहा है। तो आज इस अध्याय में चैप्टर 8 में जो चैप्टर का नाम है वो कणों का निकाय एवं घूर्णी गति है। कणों का निकाय एवं घूर्णी गति। तो इस चैप्टर में जो आज का टॉपिक है वो है, इसके पहले के ऑनलाइन क्लास में आपको हम द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति निर्देशांक वगैरह बताए थे, द्रव्यमान केंद्र की गति और नोट्स भी भेजे गए थे आपको। ठीक है, आज आपका जो टॉपिक है वो कोणीय संवेग है। कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम क्या है ये आपको समझना है। तो यदि कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूमता है तो पिंड के रैखिक संवेग का घूर्णन अक्ष के परितः पिंड का कोणीय संवेग कहलाता है। मतलब जो कोणीय संवेग है वो रैखिक संवेग का आघूर्ण होता है। ठीक है, जैसे कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूमता है तो उस पिंड के जो रैखिक संवेग का घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जो आघूर्ण होगा, ठीक है, वो पिंड का कोणीय संवेग कहलाता है। ठीक है, अर्थात जो कोणीय संवेग होता है वह रैखिक संवेग का आघूर्ण होता है। ठीक है, हम रैखिक, ये प्रायः ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि रैखिक संवेग के आघूर्ण को कहते हैं। 4 ऑब्जेक्टिव में दिए जाएंगे आंसर, कोणीय संवेग, रैखिक संवेग, बल आघूर्ण, है ना, और अन्य कोई जड़त्व आघूर्ण। तो आपको रैखिक संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं, याद रखना है। तो हम ये देखें कि रैखिक संवेग का आघूर्ण, कोणीय संवेग रैखिक संवेग के आघूर्ण से परिभाषित किया जाता है। तो पिंड का कोणीय संवेग बराबर होगा रैखिक संवेग गुणे घूर्णन अक्ष से दूरी, क्योंकि जो आघूर्ण होता है वो बल का आघूर्ण, बल गुणे दूरी, द्रव्यमान का आघूर्ण, द्रव्यमान गुणे दूरी। तो रैखिक संवेग का आघूर्ण होगा तो रैखिक संवेग मतलब कोणीय संवेग जो पिंड का परिभाषित किया जाएगा वो रैखिक संवेग गुणे घूर्णन अक्ष से दूरी से परिभाषित किया जाएगा। और यदि कोणीय संवेग का संकेत L है, हम कोणीय संवेग को L से प्रदर्शित करते हैं और घूर्णन अक्ष से दूरी को हम R से रिप्रेजेंट करें, प्रदर्शित करें, और रैखिक संवेग को हम P से प्रदर्शित करें, तो कोणीय संवेग L = R क्रॉस P, जहां P रैखिक संवेग और r घूर्णन अक्ष से दूरी है। तो इस तरह से हम कोणीय संवेग को परिभाषित करते हैं। कोणीय संवेग एक सदिश राशि है, कोणीय संवेग एक सदिश राशि है, और कोणीय संवेग का मात्रक ज्ञात करने के लिए हम ये देखते हैं कि कोणीय संवेग किस तरह से परिभाषित किया जाता है। तो कोणीय संवेग का मात्रक बराबर होगा, क्योंकि L = R क्रॉस P है और R घूर्णन अक्ष से दूरी है, P रैखिक संवेग है या केवल संवेग है, तो जो कोणीय संवेग का मात्रक होगा वो दूरी के मात्रक और संवेग के मात्रक पर निर्भर करेगा। तो कोणीय संवेग का जो मात्रक होगा वो होगा दूरी का मात्रक गुणे संवेग का मात्रक, और दूरी का मात्रक MKS पद्धति में, MKS में आप जानते हैं कि मीटर है, और संवेग का मात्रक, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम
गुणे मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर दूरी का मात्रक मीटर में लिया गया है और संवेग का मात्रक लिया गया है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड लिया गया है। तो इस तरह से हमको कोणीय संवेग का मात्रक जो मिल रहा है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये हमें कोणीय संवेग का मात्रक मिला है। हम इसको जूल इंटू सेकेंड भी लिखते हैं, जूल इंटू सेकेंड भी हम लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कोणीय संवेग का मात्रक ज्ञात कर लिए। इसके बाद हम कोणीय संवेग का बीमी सूत्र ज्ञात करेंगे। तो कोणीय संवेग का बीमी सूत्र ज्ञात करने के लिए हम जिस तरह से मात्रक ज्ञात किए हैं उसी तरह से हम इसका बीमी सूत्र भी ज्ञात कर लेंगे। तो बीमी सूत्र में हम दूरी को L से लिख देंगे और संवेग को द्रव्यमान इंटू वेग, तो द्रव्यमान का m हुआ, वेग का हुआ LT-1, तो हुआ दूरी का हुआ L, तो L इंटू mLT-1, L दूरी का मात्रक और रैखिक संवेग का भी L जो है दूरी का बीमी सूत्र हुआ, केवल L से डिनोट किया गया दूरी को, और संवेग को द्रव्यमान गुणे वेग, तो द्रव्यमान को m से, वेग का LT-1, तो L इंटू mLT-1, तो आया mL स्क्वायर T-1। ये हमें कोणीय संवेग का बीमी सूत्र ज्ञात होता है और बीमी सूत्र को हम एक बड़े कोष्ठक से लिखते हैं। तो इस तरह से कोणीय संवेग का बीमी सूत्र mL स्क्वायर T⁻⁻1 हमें प्राप्त होता है। इसके बाद आगे का टॉपिक आपका है कोणीय संवेग के आगे हम पढ़ेंगे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है, ये पहले कथन हमको समझना है, फिर इसको प्रूफ करेंगे। तो यदि किसी पिंड पर लगने वाला बाह्य बल आघूर्ण शून्य होता है तब पिंड का कोणीय संवेग नियत रहता है। आप इसके पहले के अध्याय गति के नियम चैप्टर में संवेग संरक्षण का नियम पढ़ चुके हैं। ये रैखिक संवेग संरक्षण का नियम था। रैखिक संवेग संरक्षण का नियम था कि यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाएगा तो उसका संवेग नियत रहता है। ठीक उसी तरह कोणीय संवेग संरक्षण का भी नियम है कि यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल आघूर्ण नहीं लग रहा होता है, मतलब तो उस पिंड का उस घूर्णन अक्ष के परितः या घूर्णन अक्ष के सापेक्ष कोणीय संवेग नियत रहता है, संरक्षित रहता है, ठीक है। तो जिस तरह से रैखिक संवेग संरक्षण के नियम में बाह्य बल की अनुपस्थिति में रैखिक संवेग नियत रहता है, उसी तरह से घूर्णन गति में बाह्य बल आघूर्ण, बल की जगह बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में कोई बाह्य बल न लगे, कोई बाह्य बल आघूर्ण न लगे, तो बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में किसी पिंड का कोणीय संवेग नियत रहता है या संरक्षित रहती है। इस कथन को हम कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि रैखिक गति में जिस प्रकार संवेग में परिवर्तन की दर पिंड पर आरोपित बल के बराबर होता है, ये न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं कि रैखिक गति में किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर जो होता है लगाए गए बाह्य बल के बराबर होता है। ठीक उसी तरह से घूर्णन गति में कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होता है। इस कथन को हमें सिद्ध करना है, ठीक है, कि किसी कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होता है।
तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि कोणीय संवेग बराबर होता है घूर्णन अक्ष से दूरी गुणे रैखिक संवेग। कोणीय संवेग बराबर होता है घूर्णन अक्ष से दूरी गुणे रैखिक संवेग, अर्थात L = R क्रॉस P। ठीक है, इसमें सभी वेक्टर लगाए गए हैं क्योंकि ये सभी सदिश राशियां हैं। कोणीय संवेग है, घूर्णन अक्ष से दूरी भी लंबवत दूरी है, उसकी दिशा निश्चित है, और संवेग जो रैखिक संवेग है वो तो सदिश राशि है ही है। तो L = R क्रॉस P से प्रदर्शित किया गया है। अब हम ये देखेंगे कि हम कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर ज्ञात करेंगे, मतलब हम कोणीय संवेग का समय के सापेक्ष जो है एक बार अवकलन कर देंगे, डिफरेंशियल कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा dl/dt, क्योंकि d/dt लिखने का अर्थ है कि L में समय के साथ परिवर्तन की दर। ठीक है, तो dl/dt = और R क्रॉस P में भी इधर भी हो जाएगा, तो d/dt × R क्रॉस P। यहाँ पर ध्यान रखना है कि दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक का फार्मूला हम लगाएंगे, तो दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक होता है प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन गुणे प्रथम का अवकलन। ये अवकलन जब पढ़ाया गया था आपको, थोड़ा रेफरेंस हम दिए थे पूर्व के ऑनलाइन क्लास में, पहले फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में, तो अवकलन की बात आई थी। ये फार्मूला आप देखेंगे, नोट्स भी किए होंगे आप अपने बुक में, तो अपनी फेयर कॉपी में, तो देखेंगे कि ये दो फलनों के गुणनफल के अवकल गुणांक का फार्मूला लगा है। तो d/dt R क्रॉस P = पहला फंक्शन R और दूसरा फलन P, तो प्रथम फलन R गुणे दूसरे का अवकलन मतलब dp/dt प्लस दूसरा फलन है P, तो P इंटू प्रथम का अवकलन, प्रथम फलन क्या है R, तो dr/dt। तो इस तरह से दो फलनों के गुणनफल के अवकलन का हम यहाँ पर फार्मूला लगा के और R क्रॉस dp/dt प्लस P क्रॉस dr/dt, इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो dp/dt है, जो P है वो रैखिक संवेग है, और dp/dt जो प्रकट करता है वो रैखिक संवेग में परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। और न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं कि रैखिक संवेग या संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम dp/dt को F लिख सकते हैं, लगाया गया बल, और यहाँ लिख सकते हैं न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। इसी तरह से R चूंकि यहाँ दूरी है और समय के साथ इसका अवकलन कर दिया गया है, तो ये dr/dt जो देगा वो पिंड का वेग देगा, तो dr/dt को हम v लिख सकते हैं और रैखिक वेग लिख सकते हैं, क्योंकि जो R है वो रैखिक दूरी है। तो dr/dt = v और dp/dt = f। तो हम इस फार्मूले में इसका मान रख सकते हैं, तो dl/dt = R क्रॉस F। अब देखो यहाँ dp/dt की जगह हम F लिख दिए, क्योंकि dp/dt = F है, तो R क्रॉस F प्लस ये P है तो P आईडीटी है इंटू dr/dt जो है वेग के बराबर होगा, तो यहाँ वेग से लिखा गया है, v से लिखा गया है। अब हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर P है वो रैखिक संवेग है, और रैखिक संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो P = m × v लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम P की जगह mv लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा dl/dt = R क्रॉस F प्लस m, तो कांस्टेंट है, स्केलर है, तो बाहर आया, और v क्रॉस v, क्योंकि P = mv, जो v है वो सदिश है और यहाँ v भी जो है सदिश है, तो v क्रॉस v, और दो किसी सदिश का
स्वयं के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, सदिशों, दो सदिशों का सदिश गुणनफल में हम बताए थे कि एक सदिश का स्वयं के साथ जो सदिश गुणनफल है, क्रॉस प्रोडक्ट है, वो जीरो के बराबर होता है। तो v क्रॉस v इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये पर पूरा जीरो हो गया, तो बचता केवल है dl अपॉन dt इक्वल टू r क्रॉस f। और r क्रॉस f क्या है, घूर्णन अक्ष से दूरी गुणे बल। और ये जो गुणनफल r क्रॉस f है वो बल आघूर्ण के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, बल आघूर्ण के बराबर होता है। और ये टाउ से लिखा जाता है, टाउ यहाँ ये बल आघूर्ण है। तो और dl अपॉन dt इक्वल टू टाउ, ये हमको रिजल्ट मिलता है dl अपॉन dt इक्वल टू टाउ। मतलब कहने का कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होता है। ये हमने सिद्ध किया। और इसी सूत्र से हम कोणीय संवेग संरक्षण के नियम को भी सिद्ध कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यदि टाउ इक्वल टू जीरो, मतलब कहा जाता है कोणीय संवेग संरक्षण के नियम में क्या कहा जाता है कि यदि किसी कोई पिंड घूर्णन अक्ष कर रही है, घूर्णन गति कर रही है, तो उस समय यदि पिंड पर कोई बाह्य बल आघूर्ण ना लगता हो तो पिंड का कोणीय संवेग नियत रहता है, संरक्षित रहती है। तो यहाँ पर बाह्य बल आघूर्ण अनुपस्थित है। तो यहाँ हम टाउ इक्वल टू जीरो इस सूत्र में रख देंगे, तो हमको मिलेगा dl अपॉन dt इक्वल टू जीरो या dl इक्वल टू जीरो। और dl क्या है, कोणीय संवेग में परिवर्तन। तो कोणीय संवेग में परिवर्तन जब जीरो है तो कोणीय संवेग नियत है, क्योंकि किसी चीज में परिवर्तन जीरो है, लंबाई में परिवर्तन जीरो है, तो लंबाई कांस्टेंट है, नियत है, संरक्षित है। तो इसी तरह से कोणीय संवेग में परिवर्तन जीरो है, इसका मतलब है कि कोणीय संवेग जो है वो नियत है, F इक्वल टू नियत। और यही कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं। और आगे हम आपको बताएंगे कि जड़त्व आघूर्ण क्या है। जड़त्व आघूर्ण आपको समझना है, तो जड़त्व आघूर्ण समझने के लिए अभी हम देख रहे हैं जड़त्व आघूर्ण। पहले जड़त्व क्या है ये समझना है। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु जो है अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। और वस्तु के इस गुण को हम जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। तो फिर जड़त्व आघूर्ण क्या है? जड़त्व आघूर्ण जब कोई पिंड घूर्णन गति करती है, तो जब घूर्णन गति करती है तो यदि उस पर बाह्य बल आघूर्ण आरोपित किया जाए तो वो है अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगी। वो लगातार अपनी घूर्णन अक्ष के परितः घूमती हुई रहना चाहिए। तो उस समय हम वस्तु के इसको कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, आघूर्ण शब्द घूर्णन गति से हम लिए। और जड़त्व को तो जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। तो उस समय जब कोई वस्तु घूर्णन गति करती है और उस पर कोई बाह्य बल आघूर्ण लगाया जाता है तो वह लगाए गए बाह्य बल आघूर्ण लगाया जाता है। ठीक है, मतलब उसके अवस्था परिवर्तन में जब वस्तु घूर्णन गति करती है तो उस समय हम वस्तु में जो जड़त्व होती है उसको कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। एक्चुअली होता क्या है कि ये तो एक सामान्य चीज है जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा, लेकिन हम जड़त्व आघूर्ण को किस तरह से परिभाषित करेंगे, किस तरह से उसका मात्रक ज्ञात करेंगे, किस तरह का व्यंजक ज्ञात करेंगे, बीनी सूत्र वगैरह। तो किसी कण का घूर्णन अक्ष के परितः ये जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो
जड़त्व आघूर्ण जो परिभाषित किया जाता है, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किसी घूर्णन अक्ष के परितः पिंड का द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब किसी पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण जो है उस पिंड के द्रव्यमान तथा पिंड के घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम किसी पिंड में कई छोटे छोटे कण हो सकते हैं, m कण पार्टिकल हो सकते हैं, तो सभी किसी पिंड में उपस्थित सभी कणों का जो जड़त्व आघूर्ण है वो अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि पिंड में उपस्थित सभी कणों के द्रव्यमान अलग अलग है और घूर्णन अक्ष से सभी कणों की दूरियां जो है अलग अलग है। ठीक है, तो इस तरह से हम जड़त्व आघूर्ण को परिभाषित करेंगे कि किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण जो है घूर्णन गति करती हुई किसी पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण है उस पिंड का द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से उस कण की या पिंड की लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान गुणे एक तरह का दूरी का वर्ग। और यदि जड़त्व आघूर्ण को I से लिखा जाए, द्रव्यमान को m से लिख दें और दूरी को r से और उसका वर्ग, तो हमको मिलता है I = mr²। हमें जड़त्व आघूर्ण का सूत्र मिलता है। अब जड़त्व आघूर्ण का मात्रक हम कैसे ज्ञात करेंगे? जड़त्व आघूर्ण का मात्रक, तो मात्रक हम लेंगे तो क्या मिलेगा? द्रव्यमान को हम ले लेंगे किलोग्राम में और r है दूरी है तो इसको ले लेंगे मीटर में और स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर ये जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। इसी तरह से हम जड़त्व आघूर्ण का बीमी सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। बीमी सूत्र, तो बीमी सूत्र ज्ञात करेंगे तो द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग, तो द्रव्यमान को m से लेंगे और दूरी को m से m², तो ये वैल्यू आया ml² और समय इसमें शामिल नहीं है तो t लिख के हम 0 भाग देते हैं और इस तरह से ml²t⁴ एक जो है जड़त्व आघूर्ण का बीमी सूत्र मिलता है। अब हमको जड़त्व आघूर्ण के लिए कोई पिंड किसी घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रही है तो हमें किस तरह से उस पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई पिंड है जो किसी एक ही अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रही है। ठीक है, पिंड में कई छोटे छोटे कण उपस्थित हैं। मान लीजिए कि द्रव्यमान m1 है, m2 है, m3 है, m4 है, जिनकी घूर्णन अक्ष से दूरियां r1, r2, r3, r4 है और n पार्टिकल है तो उनके द्रव्यमान mn है तथा घूर्णन अक्ष से दूरियां rm है। तो हम ये देख रहे हैं कि किसी माना पिंड में कई कण हैं जिनके द्रव्यमान m1, m2, m3 mn तथा घूर्णन अक्ष से दूरियां क्रमशः क्या है? r1, r2, r3 rn है। तब जो है प्रथम कण का जड़त्व आघूर्ण ये लिखा जाएगा I1 = m1r1²। दूसरे कण का जड़त्व आघूर्ण I2 = m2r2²। तीसरे कण का
तीसरे कण का जड़त्व आघूर्ण बराबर I3 इक्वल टू M3R3 इसी तरह से nth पार्टिकल nवें कण का यदि लिया जाए, nवें कण का जड़त्व आघूर्ण लिया जाए तो होगा mn/r(n)²। तो कुल किसी पिंड का जो कुल जड़त्व आघूर्ण होगा किसी पिंड का, वो पिंड में उपस्थित सभी कणों के जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होगा। मतलब I = I1 + I2 + I3 + डैश डैश IN। तो I = m1r12 m2r22 + m3r32 प्लस डैश 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 mn/r(n)² और I = समेशन mr²। तो ये जड़त्व आघूर्ण का व्यंजक है। आगे हम और भी आपको इस चैप्टर में बताएंगे। यहाँ तक आप कंप्लीट करिए।